हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस। अब साइंस का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। याद रखेंगे साइंस में ही आपका फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है। तो ये मोस्टली केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम कह सकते हैं जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस के नाम से एक लिंक मिलेगा या केमिस्ट्री के नाम से, उस पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी अभिक्रियाएं, बहुत सारी हम ये कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। एक एक करके आपको समझते हुए सीखते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये सब हमने डिस्कस कर लिया है कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। अभी फिलहाल हम ये जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं एक एक करके पढ़ते हुए, सीखते हुए, समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रकार में आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पे कह रहे हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे समझें आपको क्या कहा जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब दो पदार्थ, सपोज डेट एक ये पदार्थ है और एक ये पदार्थ है, मान लेते हैं ये A पदार्थ है, ये B पदार्थ है। जब दो पदार्थ या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, तो जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। परिभाषा यदि आपसे कोई कह दे तो इतनी बात कह देंगे कि नहीं, आप कह देंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर समझ रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एग्जाम्पल से भी आपको बता देते हैं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं दूं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे देता रहा हूँ, जैसे कि H2 प्लस O2। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, दो मात्रा में जल के अणु यहाँ पे बनता है। मतलब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो जल का निर्माण हो गया। तो ये हमारा देखिए जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिए, ये भी क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि आराम से यहाँ पे मैं कहूँ, जैसे कि कार्बन है और इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लिया तो ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए CO2, ये भी हमारा हो जाएगा। जैसे कि सोडियम है और क्लोरीन से क्रिया कर लिया तो ये आपस में क्रिया की है सोडियम और क्लोरीन, तो ये क्या बना दिया, NaCl। मतलब क्या बन गया, लवण बन गया, नमक का एक लवण बन गया है। तो ये हम एग्जाम्पल आपको बताएं जहां पर दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को सिंपल वे में समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार बहुत सारी अभिक्रियाओं को हम देखेंगे, उसके लिए परेशान ना हो। दूसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया या जिसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से हटा देता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसी स्पीशीज, ध्यान से समझेंगे, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज, ठीक है ना, कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है, तो उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को हटा देगा, बट मैं आपसे पूछूं स्पीशीज कहते किसे हैं,
ये बताइए स्पीसीज क्या होता है? जाहिर सी बात है क्वेश्चन आएगा। तो स्पीसीज का मतलब होता है ना, इस स्पीसीज का मतलब होता है जैसे कि परमाणु हो गया, अणु हो गए, आयन हो गया, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। ठीक है ना। चाहे स्पीसीज में आ जाएंगे, परमाणु भी आ सकते हैं, अणु भी आ सकते हैं, आयन भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो परमाणु यदि आते हैं तो जब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को उसके स्थान से हटा देगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल से मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि अगर एग्जांपल में दूं तो जैसे कि कॉपर सल्फेट हम यहाँ पर ले लेते हैं, CuSO4 को यदि हम Fe से क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना, Fe से क्रिया हम करा देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पीसीज दिखाई दे रहा है। स्पीसीज मतलब परमाणु दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कॉपर एक परमाणु है, तो ये क्या करता है? ये वाला जाता है एक स्पीसीज, मतलब ये Fe जाएगा और इस कॉपर के इसके स्थान से हटा देगा, हटाकर ये खुद इसके स्थान पे आ जाएगा। तो बनता है यहाँ पे क्या है? FeSO4 और प्लस Cu का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कोई, देखिए ऐसी अभिक्रिया, हम यही कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देता है, देख रहे हैं ना, हटा देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये जो Fe है ये कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया है, तो हटा दिया है, तो ये जो पदार्थ, ये जो अभिक्रिया कहलाएगा वही विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। स्पीसीज मतलब परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जी। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल भी मैं दे रहा हूँ, जैसे कि हम मेथेन को ले लेते हैं, CH4 को, इसको हम क्लोरीन से क्रिया करा देते हैं। तो जब हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, अच्छा हम चाहे तो Cl, यहाँ पे Cl2 हम लिखें, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब यही ना है कि Cl और Cl, यही तो है। तो इसको हम चाहें तो या तो ऐसे लिख दें या तो ऐसे लिख दें। तो थोड़ा सा हम इजी करने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, Cl और Cl, इस तरीके से दो हमने लिख दिया। आप चाहें तो Cl2 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे करता क्या है कि ये देखिए यहाँ से क्या करता है, अच्छा यहाँ पे मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, जैसे कि CH4 है तो या तो CH4 लिख दें, या इसी को अगर आप चाहें तो CH3H भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अभी भी है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो होता यहाँ पे ये है ना कि यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है, एक क्लोरीन, और इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देता है उसके स्थान पे। समझिएगा, मतलब होता है यहाँ पे ये है दोस्त कि अगर मैं आपको अच्छे से बता दूँ, चलिए मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूँ, जैसे CH3 और H कर देते हैं, और ये Cl2 को Cl और Cl करके ऐसे तोड़ कर लिख दिए, जिससे समझ में आएगा आपको। देखिए ये जाता है ना, ये क्लोरीन अब इस हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देता है, हटा देगा, तो हटाएगा तो क्या बनेगा, और ये खुद ही इसके स्थान पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3 और Cl, समझ रहे हैं, CH3 और ये Cl आ गया इसके स्थान पर, तो आ गया तो CH3Cl बन गया। ये हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन से क्रिया कराकर ये हमारा HCl का निर्माण इधर हो जाता है। समझ रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीसीज मतलब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को उसके स्थान से हटा देता है, तो इस अभिक्रिया को ही हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये हमारा क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड यहाँ पे बन गया है। ठीक है ना, या क्लोरोमेथेन भी हम इसको कह सकते हैं। अगला आता है अंतक्रमणीय अभिक्रिया। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्रिम मतलब होता है आगे की दिशा में चलती है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो केवल अग्रिम दिशा में चलती है तथा पूर्ण हो जाती है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, अग्रिम दिशा में चले, आगे की दिशा में चले और क्या होती है और पूर्ण हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो
इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसी अभिक्रिया जो हमेशा अग्रिम दिशा में चलती है तथा पूर्ण हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से हम इसको भी समझा देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे 2 मात्रा में हम सोडियम को ले लेते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले तो 2 मात्रा में सोडियम को और यहाँ पे जल के 2 अणु ले लेते हैं। और जब हम इन दोनों की क्रिया आपस में करा देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, यहाँ पे हमारा सबसे पहली बात तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है, 2 अणु, और फिर से जल के यहाँ से अणु भी, मतलब हाइड्रोजन के अणु भी यहाँ से निकलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया जी। देखिए कैसे क्या हुआ है समझिएगा। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो हमेशा आगे की दिशा में चलेगा, अग्रिम अभिक्रिया कहलाते हैं और कंप्लीट भी हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये सोडियम है, यहाँ पे जल की 2 अणु हैं। ठीक है ना, अभिक्रिया में समझा दूँ आपको। देखिए जल का अणु है H2O लिखें या इसी को HOH भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, HOH। देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसी को बात को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ या करके। 2 सोडियम है ना, तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2Na लिख दिया हमने। और ये 2 जल के अणु है तो एक HOH और एक और HOH, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब होता यहाँ पे ये है ना, कुछ होगा नहीं है ज़्यादा। यहाँ से ये OH दो जल के अणु है, OH ये है ना, ये 2 इस सोडियम के साथ जुड़ गए हैं तो ये 2NaOH बन गया है। समझ रहे हैं, देखिए 2 सोडियम था, 2 सोडियम, 2 OH है तो ये 2 OH भी हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, 2 हाइड्रोजन ओनली बचे हुए हैं तो यही हमारा H2, ये हाइड्रोजन गैस बन के ये बाहर निकल गया। समझ रहे हैं, तो ये एक अग्रिम अभिक्रिया है जो हमेशा आगे की दिशा में ही चलता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा हम एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं आपको, जैसे कि हमारा KClO3। तो यहाँ पे हमने KClO3 को यहाँ पे ले लिया है और इसके मान लेते हैं हम 2 मात्रा में ले लिए। ठीक है ना, तो KClO3 को अगर हम 2 मात्रा में ले लेते हैं और इसको गर्म कर देते हैं, तो जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 मात्रा में KCl निकल जाएगा। ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड निकल गया। और यहाँ पे कितना मात्रा में, यहाँ पर 6 मात्रा में ऑक्सीजन के अणु, या मतलब यह 3 मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है। ये भी अग्रिम दिशा का ही एग्जाम्पल है, मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जो हमेशा आगे की दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और 2 आपको एग्जाम्पल याद कर लेना है। ठीक है ना, जब आप प्रैक्टिकल लैब में करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस अभी तो हम केवल ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस मतलब अभी नहीं कर पाएंगे जब तक आप लैब में इसको जाकर प्रयोग ना करें तब तक। ठीक है ना, इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला आता है हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है तथा पूर्ण नहीं होती है, मतलब कभी कंप्लीट नहीं होती है, उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया ना जो दोनों दिशाओं में चलेगी। ठीक है ना, मतलब आगे से पीछे, पीछे से फिर से आगे, दोनों दिशाओं में चलती है तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। एक और है कि इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, हमेशा चलती ही रहती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं कहूँ तो जैसे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब, जैसे दूध से आपने दही बना लिया, परंतु अब फिर से चाहें तो दही से दूध तो नहीं बना पाएंगे। तो यही बात है क्या है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल आगे चल सकती है, पीछे तो नहीं चल सकती, अग्रिम दिशा में ही चलेगी, तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया।
और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब सिंपल सा क्या है, जैसे कि पानी है उसको आपने गर्म किया तो गर्म की तो वाष्प में बदल गया, फिर से वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर से पानी में बदल जाएगा, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है ना। तो वही बात है, ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलता है, आगे और पीछे, तो और कभी भी पूर्ण नहीं होता है, उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको एग्जाम्पल से हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन हमने 2 मात्रा में यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे I2 2 मात्रा में यहाँ पे ले लिए और इन दोनों को आपस में क्रिया करा देते हैं तो 2HI का निर्माण हो जाता है। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस बात को आप याद रखेंगे, क्या है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी है, आपको पता चला, नहीं चला। देखिए, कभी भी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को पहचान सकते हैं आप, जब भी ना, कभी भी आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कभी भी ऐसी अभिक्रिया इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर, इस तरीके से 2 लाइन लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो दोनों दिशाओं में, आगे की दिशा में भी और पीछे की दिशा में भी चलता है और कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे दूसरा, कि जैसे हाइड्रोजन आप ले लेंगे और NH3 तो मतलब नाइट्रोजन हम ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया कराते हैं तो NH3 का निर्माण यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं जी, अमोनिया का निर्माण यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप समीकरण को संतुलित भी हमें करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम हाइड्रोजन को, यहाँ पे नाइट्रोजन को संतुलित करें तो इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर एक ही नाइट्रोजन है, तो इधर 2 से गुणा करा दिए तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बट इधर 3 2 3 6 मात्रा में, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर 2 ही मात्रा में हाइड्रोजन है तो इधर भी 3 से गुणा करा देंगे, तो ये अब समीकरण संतुलित हो गया। तो जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनिया का निर्माण करते हैं, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। इसीलिए कभी भी ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो इसलिए इसको इस तरीके से, एक इधर से और एक इसके सीधा बैक से, इस तरीके से चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। समझ गए? चलिए जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अपघटनीय अभिक्रिया। अब अपघटनीय अभिक्रिया क्या होता है जी, समझ लेते हैं। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय, देखिए पहले ही कह दिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब जो केवल आगे की दिशा में चलेगी और कभी भी पूर्ण हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। मतलब ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु क्या करता है, एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं, जैसे कि 2 मात्रा में यहाँ पे KClO3, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक अणु है। अब ये अणु क्या करता है, अब ये अगर टूटता है तो इस किस में टूटेगा जी, तो ये हमारा 2 मात्रा में सबसे पहले KCl और यहाँ पे 3 मात्रा में ऑक्सीजन के अणु में टूट जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला आता है उष्मीय अपघटन। अब उष्मीय अपघटन क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ
ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऊष्मा के द्वारा इसमें क्या होगा, पदार्थ एक अणु से मतलब एक अणु दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम ले लेते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट हमने यहाँ पे ले लिया, और जब इसको हम क्या करते हैं, इसको गर्म करेंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे तो होगा यहाँ पे ये कि देखिए यहाँ पे कैल्शियम है Ca, तो Ca यहाँ से निकला, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे निकल कर यहाँ पे ऐड हो गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक कार्बन बचा है, तो कार्बन हमने लिख दिया। 3 ऑक्सीजन में से एक यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन बचे तो O2 यहाँ पे लिख दिए। तो ये हमारी कौन सी अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि H2O। तो यहाँ पे H2O जल के अणु है, इसको अगर हम ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, 2 मात्रा में यहाँ पे मतलब H2 और फिर से O2, ये इस तरीके से टूट जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ से ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे हम। ऊष्मा के द्वारा ये टूटता है जी, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। ऊष्मीय अपघटन का मतलब ऊष्मा के द्वारा कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। अगला आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलता है और कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 से या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपको मैं दे दूं, जैसे कि PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, तो ये किस में टूटता है जी, तो ये सबसे पहले PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। यहाँ पे देखिए PCl, यहाँ पर 5 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन यहाँ पे है और 2 क्लोरीन यहाँ पे। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पे ले लेते हैं, NH3Cl। तो जब अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले NH3 अमोनिया और यहाँ पर HCl का निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, NH3HCl है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसको तोड़ कर अच्छे से बताऊँ तो NH यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो पहले मैं चाहूँ तो NH3 और फिर से H लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और Cl है तो Cl में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे यही हुआ है जी, सबसे पहले तो NH3 निकला है और फिर से HCl है तो HCl निकल गया है, तो यही यहाँ पे हुआ है। तो ऐसी हमने क्या है, ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अगला आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसे ही उभय अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक कौन है जी, तो इधर वाला जो बनता है ना, उसे अभिकारक कहते हैं, और इधर अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों के बीच क्या होगा, अणुओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसी को कहते हैं जी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल से मैं बता दूं, जैसे NaCl है,
इसको AgNO2 से हम क्रिया करा देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसकी क्रिया हम इनका क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है जी, हम जानते हैं सोडियम पे Na+Cl-, ठीक है ना, और यहाँ पे Ag+ और Cl-, इस तरीके से ये भी टूटेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं धनात्मक ऋणात्मक की ओर आकर्षित होता है। तो देखिए ये Na है ना, Na ये धनात्मक है, ये ऋणायन से क्रिया कर लेगा। ठीक है, तो ये इससे क्रिया कर लेगा, तो ये क्या NaNO3 बन गया। अब फिर से Ag और Cl, तो ये क्या बन गया, AgCl हो गया। तो यही हम कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये अभिकारक ही तो हैं, इधर जो भी होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और इधर वाले को हम उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देख रहे हैं ना, पहले Na के साथ Cl था, ठीक है, Cl-, अब Na के साथ क्या जुड़ गया है, NO3 जुड़ गया है। तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ है कि नहीं। तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सभी अभिक्रियाएं आपको याद रखनी है। अगला आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित मतलब ऊष्मा निकलती है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें क्या होगा, ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, तो जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, परंतु यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करता है तो यहाँ पर 94 किलो कैलोरी यहाँ पे ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। ठीक है ना, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा यहाँ पे क्या होती है, निकलती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दूसरा जल के अणु जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यहाँ पर H2O का निर्माण यहाँ पे करता है। H2O का निर्माण यहाँ पे करता है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा यहाँ से निकलती है। अगर मान लेते हैं कोई अभिक्रिया का ऊष्मा कितना निकल रहा है नहीं पता है, तो वहाँ पे ओनली आप Q बनाकर इस तरीके से छोड़ सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है मतलब निकलता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ गए, जिसमें ऊष्मा देख रहे हैं ना निकल रहा है। अब आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी मतलब ऊष्मा लेगा। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5। अब ये ऊष्मा को लेगा, तो ऊष्मा ये लेता है। जब ये ऊष्मा लेगा ना तो ये क्या होगा, ये किस में टूट जाएगा, तो ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। समझ गए, जब PCl5 को ऊष्मा देते हैं तो PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। समझ ही रहे हैं। और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दिख रहे हैं ना, डबल यहाँ पे चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा हमारा 11वें नंबर क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, लाइट थोड़ी सी अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रही है। चेहरा अगर मेरा अच्छे तरीके से ना दिखाई दे तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। मोस्टली फोकस यहाँ पे करना है, आपको सब समझ में आ जाएंगे। चलिए इसका समाप्ति कर देते हैं, अब सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आक्सीकरण अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है। जैसे 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 कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 अणु ले लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ हम ऑक्सीजन की क्रिया करा देते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है और जब जुड़ेगा तो 2H2O का निर्माण यहाँ पे कर लेता है। तो ये हमारा हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे 2 मात्रा में यहाँ पे कॉपर को हमने लिया और 2 ही मात्रा में हमने ऑक्सीजन से यहाँ पे क्रिया करा दिया, तो 2 मात्रा में यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो दिख रहा है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। दिख रहे हैं ऑक्सीजन जुड़ गया है, पहले अलग अलग थे अब जुड़ गए हैं, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है जी, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें से निकलेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे जिंक ऑक्साइड है और इसको कार्बन से क्रिया करा देते हैं, तो जैसे ही हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन से क्रिया कराते हैं तो जिंक प्लस CO का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए पहले तो देखिए ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ा हुआ था, बट अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन निकल गया है, यहाँ से निकल गया है ना, जिंक तक से निकल गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। बट मैं आपको कहूँ ना, तो यहाँ पे दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पे ऑक्सीकरण, देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पहली बात, यहाँ से यहाँ तक अगर देखते हैं इन दोनों में, तो इसमें अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। बट यहाँ पे देखेंगे कार्बन है केवल, यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया है, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। तो इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, या ये जो एग्जाम्पल है ना, इसके लिए और ज़्यादा मतलब 100% लागू होगा, जो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या जिसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मतलब समझ रहे हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों को मिलाकर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, तो उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। देख लेते हैं जी, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, इसको हमने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दिया, तो जब कॉपर को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दिया तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, Cu प्लस H2O का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली बात तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इसमें था, बट अभी आप देखेंगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है जी, नहीं है। तो इसका मतलब जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया। बट यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन है, परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। तो हमसे यही ने कहा था जी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से ये जो टॉपिक है समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट आप ले लें, जस्ट अ सेकेंड। चलिए जी, तो ये टॉपिक है, ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट आज के इस वीडियो में हो गया है। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और सीरियस अपने पढ़ाई के प्रति, तो उनको मैं बता दूं कि ओनली 99 रुपये में आपको पूरी आपकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री, ये दो मेरा सब्जेक्ट है, इन दोनों का आपको PDF नोट्स दिया जा रहा है, कंप्लीट फुल नोट्स। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे बताइएगा सर क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स चाहिए या फुल नोट्स चाहिए,
तो ओनली 99 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, नीचे नंबर है, आप जाइए मैसेज करके वहाँ से मांग लीजिए। अदरवाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।